नमस्कार बच्चों। मुद्रा एवं शाख, आज हम इस कालखंड में मुद्रा का निर्गम एवं बैंक के कार्य, इस पर हम आज जानने का प्रयास करें। प्यारे बच्चों, आज मात्र इस पाठ को पढ़ना आवश्यक नहीं है, हम अपने दैनिक जीवन में भी बैंक के क्या क्या कार्य होते हैं और बैंक में कैसे कैसे कार्य संचालित होते हैं, तो आइए इस सामाजिक विज्ञान के कालखंड में हम जानने का और समझने का प्रयास करें और चलते हैं जिस विषय को हम निरंतर पढ़ रहे हैं उसमें मुद्रा का निर्गम। आखिर ये क्या है मुद्रा का निर्गम, देखने का प्रयास करें। तो प्यारे बच्चों, प्रत्येक देश अपने देश की मुद्रा का निर्गम केवल केंद्रीय बैंक के द्वारा ही करता है। यह केंद्रीय बैंक सभी बैंकों का भी बैंक होता है। भारतीय रिजर्व बैंक भारत सरकार का केंद्रीय बैंक है। यह भारत की सभी मुद्रा को छापने निर्गम करने के लिए अधिकृत संस्था है। बच्चों, क्या समझ में आ रहा है इससे? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी बैंक हैं, हम देना बैंक, केनरा बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंकों की बात करते हैं भैया बहन, मगर जितने भी बैंक है बैंकों का बैंक होता है केंद्रीय बैंक, जिसको हम भारतीय रिजर्व बैंक कहते हैं। मतलब नोट छापने का, बैंकों तक पैसे पहुंचाने का, ये सभी कार्य भारतीय रिजर्व बैंक को ये पावर दिया गया है। सिक्कों को भारत सरकार जारी करती है। हमारे आसपास दिखने वाला सभी बैंक वाणिज्यिक बैंक कहलाता है। मतलब जितने भी बैंक है भैया बहनों, वहां से पैसे का लेन देन होता है, इसलिए इसको वाणिज्यिक बैंक का दर्जा दिया गया है। इन्हें संचालन की अनुमति भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रदान किया जाता है। मतलब जितने भी बैंक हैं हमारे देश में, उन सब को संचालित करने की अनुमति किसके द्वारा कहा गया? भारतीय रिजर्व बैंक। आखिर वहां पैसे कहां से आएंगे? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। पैसे छापने का अधिकार किसको है? भारतीय रिजर्व बैंक को है। पैसे उन सभी बैंकों तक पहुंचे और बैंकों का नियमावली, वहां कैसे रूल्स होंगे, ये सब निर्धारित करने का काम भारतीय रिजर्व बैंक ही तय करती है। कहने का अभिप्राय ये भैया बहनों कि भारतीय रिजर्व बैंक की नीतियां ही वाणिज्यिक बैंकों की उधार लेन देन, जमा राशियों पर ब्याज दर सहित उनकी सभी आर्थिक नियमावली को तय करता है। मतलब बैंकों में ब्याज दर कितना होगा, बैंकों के नियमावली क्या क्या होंगे, बैंक संचालन के लिए क्या क्या व्यवस्था होनी चाहिए, ये सब चीज का निर्धारण भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। आइए हम कुछ देशों की मुद्राओं को और उनके चलन में जो आता है, तो उन मुद्राओं और उन्हें जारी करने वाले बैंकों की जानकारी प्राप्त करते हैं। हमने देखा कि सभी देश अपने अपने केंद्रीय बैंक के माध्यम से ही अपनी मुद्रा और आर्थिक गतिविधियों का संचालन करते हैं। प्रत्येक देश की मुद्रा में उसके देश की कई महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे इतिहास और व्यक्तियों की जानकारियां हमें सहज ही प्राप्त हो जाती है। हम कुछ देशों की मुद्राओं से उनके विषय में रुचिकर जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। भैया बहनों, आइए हम जानने का प्रयास करें कि कौन कौन से देशों में कौन कौन से बैंक जो अपने देश के बैंकों के लिए नियम कानून बनाते हैं और वहाँ कैसे कैसे पैसों का चलन देखने को मिलता है। तो प्यारे बच्चों, हम देखते हैं भारत में क्या चलता है। तो भारत में हम देखते हैं यहाँ चलता है रुपया, और जारी कौन करता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर दूसरा बांग्लादेश में मुद्रा का नाम क्या है? टका, और उसे जारी कौन करता है? बांग्लादेश बैंक। रूस की बात करें तो वहाँ रूबल कहते हैं, और ये जारी कौन करता है? बैंक ऑफ रशिया। अफगानिस्तान की बात करें तो प्यारे बच्चों, वहाँ पर मुद्रा का नाम अफगानी, सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान। इस प्रकार से अलग अलग देशों में जारी करने वाले बैंक और वहां के मुद्रा का नाम दिया गया है। अब हम देखने का प्रयास करें चीन में बोलता है कौन सी मुद्रा का प्रचलन है। तो प्यारे बच्चों, चीन में ये चलता है युआन। आप चाहे तो नोट करें युआन, और इसको कौन लागू करता है? तो यहां पर पीपल्स बैंक ऑफ चाइना ये इसको जारी करता है। फिर संयुक्त राज्य अमेरिका, वहां पर चलता है डॉलर, और डॉलर कौन जारी करता है? बैंक ऑफ अमेरिका ये जारी करता है। जापान की बात करें तो जापान में येन कहलाता है, वहां का मुद्रा क्या? येन।
और इसको जारी कौन करता है? तो जारी करता है बैंक ऑफ जापान। इस तरीके से हमने देखा कि अलग अलग देशों में अलग अलग बैंकों के द्वारा वहाँ के रिजर्व जो बैंक हैं, केंद्रीय बैंक हैं, उनके माध्यम से मुद्रा जारी किया जाता है। आइए थोड़ा सा हम बैंक के कार्य पर भी चर्चा करें बच्चों। हमने देखा कि बैंक का फर्ज बनता है कि मांगने पर खातेदारों को नगद पैसे अदा करें। बैंक के अनेक खातेदार होते हैं, कभी भी ऐसा नहीं होता है कि सारे खातेदार अपने सारे पैसे निकालने के लिए बैंक आ जाएं। मानो किसी बैंक के पास 2000 खातेदार हैं, तो किसी एक दिन में 25-50 लोग पैसे निकालने के लिए आएंगे। शायद महीने की शुरुआत में ज़्यादा आए, क्योंकि जब सैलरी वाली बात होती है तो अधिकांश लोग क्या करते हैं, महीने के 1 से 10-12 तारीख की भी ज़्यादा पैसे निकालने के लिए आते हैं। और फिर कुछ लोग पैसे जमा करने के लिए भी आते हैं। फिर हम किसान की बात करें तो किसान क्या करता है बच्चों? किसान जो होता है, जब खेती बाड़ी का काम प्रारंभ होता है जुलाई अगस्त में, तो पैसे निकालता है, क्योंकि कृषि कार्य के लिए पैसे की जरूरत पड़ती है। मगर अभी हम चर्चा करें, नवंबर दिसंबर में किसान क्या करता है? फसल काटता है, फिर उन फसलों को वो बेचता है, चाहे वो सोसाइटी में बेचे या व्यापारियों के पास बाजारों में बेचे। मगर उसके बाद वो क्या करता है? पैसे जमा करने आता है। तो इस तरीके से कोई पैसा जमा करता है तो कोई निकालने के लिए आता है, और इस तरीके से पैसे में निरंतर लेन देन चलते रहता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के उन्होंने एक नियम बनाया, किसी भी बैंक के पास नगद की कमी नहीं होनी चाहिए। मांगने पर लोगों को अपने पैसे नगद में दिए जाएं, इस वचन में विश्वास बनाए रखना होता है। आमतौर पर सभी लोग अपना पैसा नगद मांगने नहीं आते हैं, वे कुछ सुरक्षित रखना चाहते हैं और जरूरत पड़ने पर नगद निकालने या फिर चेक से लेन देन करते हैं। अतः सवाल उठता है कि बैंक इन खातों में लोगों द्वारा जमा पैसों का क्या करती है। प्यारे भैया बहन, हमने देखा कि बैंक में हम पैसे जमा करते हैं तो सभी लोग निकालने आएंगे, ऐसा भी नहीं है, या सभी जमा करेंगे, ऐसा भी नहीं है। इस तरीके से बैंक में मुख्य रूप से प्रयास किया जाता है, जिनके भी पैसे जमा हैं, जरूरत पड़ने पर अगर वो मांगता है तो बैंकों में इतने पैसे होने चाहिए कि किसी भी ग्राहक को खाली हाथ जाना ना पड़े। एक और दूसरी बात देखते हैं, रोज जब लेन देन होता है बच्चों, तो बैंक को एक अंदाजा लग जाता है कि एक दिन में लगभग कितने लाख या कितने करोड़ का लेन देन हमारे बैंक से होता है। तो बैंक क्या करती है? उतने पैसे अपने बैंक में रखती है, ताकि कोई भी ग्राहक या कोई भी बैंक से खाता धारक है उसे खाली हाथ जाना ना पड़े। इस प्रकार से बैंक का लेन देन चलते रहता है। कोई बैंक में पैसा जमा करता है तो कोई निकालने आता है। फिर एक बात और, कई बार हम एक और काम देखते हैं कि बहुत सारी चीजें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से चलता है ना, ऑनलाइन लेन देन होता है, या डेबिट कार्ड या एटीएम कार्ड की हम बात कर रहे थे, है ना। तो इस तरीके से भी लेन देन होता है। फिर आगे देखते हैं, बैंक के 2 प्रमुख कार्य हैं। अब ये 2 प्रमुख कार्य क्या? लोगों के पास जमा करने के लिए खाते खोलना और लोगों की जरूरत के लिए कर्ज या ऋण देना। यह कार्य की ये जो कार्य है, एक ही तराजू के 2 पलड़े हैं। मतलब खाता भी खोलना और कर्ज या ऋण देना। आपने अक्सर सुना होगा कि दुकान लगाने के लिए या कारखाने डालने के लिए या ट्रैक्टर या मोटर खरीदने के लिए बैंक लोगों को लोन या कर्ज देती है। लोगों को कर्जा देने के लिए बैंक के पास धन कहां से आता है? तो आपने देखा कि बहुत से लोग अपने बचत के पैसे बैंक के बचत या मियादी खातों में जमा करते हैं। कई लोग बचत पैसे जमा कर देते हैं। मैंने आपको स्थायी जमा खाता, चालू खाता, बचत खाता, ये मैंने पहले बताया था बच्चों। तो बैंक में जमा पैसों से बैंक दूसरों को उधार या लोन भी देती है। कर्जदारों से जो ब्याज मिलता है उसी में से वह पैसा जमा करने वालों को बैंक द्वारा ब्याज दिया जाता है और बैंक को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। बच्चों, ये चित्र में एक बहुत अच्छी बात समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, देखिएगा। जैसे जमा करता, ये लोग जमा करने गए हैं, कहाँ? बैंक में। अब लोग पैसा जमा करने के लिए गए तो उस पर उन्हें ब्याज मिलता है। अब ये बैंक में पैसा जमा करेंगे, अब ये 2 साल, 4 साल, 8 साल, 10 साल बाद जब भी वो बैंक से पैसा निकालेगा तो क्या वो 10,000 जमा किया है तो क्या उसको 10,000 ही देगा क्या बैंक? नहीं, बोले आपने अपना पैसा जमा किया, हमारे पास रखा, तो हम उसमें क्या देंगे? ब्याज देंगे। तो लोग जब पैसे निकालते हैं तो बैंक द्वारा उसे ब्याज मिलता है। किसको मिला? जिसने बैंक में जमा पैसा किया है ना, पैसे को उसने जमा किया है। जब निकाला तो उसको क्या मिला? बैंक ने उसे क्या दिया? ब्याज दिया।
ठीक इसकी उल्टा और देखिए, यहां पर ये ऋण निकालने गया है ना, बैंक से ऋण निकालने के लिए खड़ा है, जिसको ऋण ग्राहिता कहते हैं। तो ये लोग ऋण लेने गए हैं, मतलब उसने बैंक से क्या किया, 10,000 निकाला या 20,000 निकाला या 1 लाख निकाला, मगर जब वो 2 साल या 4 साल के बाद क्या वो वापस जब बैंक को पैसा लौटाएगा तो क्या वो 20,000 निकाला तो 20,000 ही बैंक लेगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा, उसके साथ उसे ब्याज, अगर ऋण को चुकाता है तो उसके साथ उसे ब्याज भी देना होगा। हिसाब बराबर हो गया। बैंक ने हमें ब्याज दिया, हमने पैसा जमा किया तो बैंक ने हमें ब्याज दिया, पर मैंने बैंक से पैसा निकाला तो ब्याज मुझे देना पड़ेगा। इस प्रकार से बैंक का संतुलन बना रहता है। प्यारे बच्चों, इस तरीके से हमारे आसपास दिखने वाले बैंक वाणिज्यिक बैंक क्यों कहलाते हैं, अगले कालखंड में चर्चा करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बिंदु, शाख, आखिर शाख है क्या, अगले वीडियो में मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अभी आप लोग वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा देख रहे हैं, मुझे खुशी हुई। और दशम के भैया बहनों, निश्चित रूप से बोर्ड परीक्षा इस साल होगी ही, स्कूल खुले या ना खुले, इसलिए पूरे वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए, अन्यथा आपको परीक्षा के समय असुविधा होगी। 30% आपका असाइनमेंट का नंबर, 70% आपका परीक्षा में नंबर आएगा। इसलिए वीडियो, अगर साल भर भी स्कूल नहीं खुला तो ऑनलाइन क्लास के माध्यम से आपकी परीक्षा होना निश्चित है। आप अधिक से अधिक वीडियो देखें, घरों में रहें, सुरक्षित रहें। आज के कालखंड में इतना ही, धन्यवाद।